हेलो फ्रेंड्स। मैं पवन पांडे। लास्ट क्लास में हमने अपने बारे में आपको बताया था कि मैं मूल विधि एवं संविधान आपको ट्रीट करूंगा, और लास्ट क्लास में हमने आपको सिलेबस के ऊपर कुछ चर्चा किया था कि हमें मूल विधि और संविधान में क्या क्या पढ़ना है। तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जिस भी टॉपिक के बारे में मूल विधि और संविधान में हमने सिलेबस के अंतर्गत चर्चा किया था, उसको क्रमवार तरीके से लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे। आज हम मूल विधि क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मूल विधि क्या है, बेसिक लॉ क्या है। हम समाज में रहते हैं, समाज में रहने के लिए हमें कुछ विधि की आवश्यकता होती है, कुछ लॉ की आवश्यकता होती है, कुछ नियम की आवश्यकता होती है। पहले के ज़माने में जब हम आदि मानव थे, आदि मानव पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, पाषाण काल में आदि मानव जब हम थे तो हमारा कोई नियम तौर तरीका नहीं था, हमारी रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई विधि लॉ नहीं थी। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ वैसे वैसे विधियों का निर्माण होने लगा कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल में लोग पशु पक्षियों का शिकार करके कच्चा मांस खाते थे। कहीं कहीं मानव का भी शिकार करके उसका कच्चा मांस खाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज विकसित हुआ तैसे तैसे विधि बनने लगी, नियम बनने लगे, और एक सत्ता का उदय हुआ, संप्रभुता का उदय हुआ, एक सरकार आई, संप्रभुता के सिद्धांत का उदय हुआ कि एक सरकार होगी, वह जो विधि बनाएगी उसका पालन सभी व्यक्तियों को करना पड़ेगा। जो व्यक्ति उसका पालन नहीं करेगा उसके लिए दंड की व्यवस्था की जाएगी। इसी को कहते हैं संप्रभुता का सिद्धांत। संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑस्टिन ने प्रतिपादित किया। तो धीरे धीरे मानव जैसे जैसे विकसित हुआ वैसे वैसे लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत आ गया। तो हमें समाज में रहने के लिए कुछ विधियों की, बेसिक लॉ की जानकारी होनी चाहिए कि हमें समाज में क्या करना है, कैसे करना है, किस लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत करना है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, इसको जानना हमें बहुत ही आवश्यक है। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब आप एसआई हो जाएंगे, एसआई बन जाएंगे, तो एसआई का लीगल ड्यूटी क्या है, लोक कर्तव्य क्या है, एसआई बनने का लोक कर्तव्य क्या है। वह एसआई बनेगा तो कोई भी व्यक्ति समाज में अपराध करेगा तो उस अपराध को रोकथाम करेगा, उस अपराध पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा एसआई। कैसे एसआई नियंत्रण करने का प्रयास करेगा? वह थाने में जो भी व्यक्ति कोई क्राइम करेगा उसके विरुद्ध एफआईआर लिखेगा। एफआईआर किन धाराओं के अंतर्गत लिखा जाता है, ये सब कहाँ प्रावधानित किया गया है, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, भारतीय दंड संहिता 1860 में। भारतीय दंड संहिता 1860 में क्राइम क्या है, अपराध क्या है, किसी भी अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं, ये सब कहाँ दिया गया है? भारतीय दंड संहिता 1860 में दिया गया है। तो समाज में कुछ कार्य और कुछ लोप, लोप मतलब ओमिशन। लोप क्या होता है? जिस कार्य की लीगल ड्यूटी होती है हमें करने की, अगर उस कार्य को हम ना करें तो उस कार्य का लोप करते हैं हम। जैसे यदि कोई जेलर है, उसकी ड्यूटी क्या है? जेलर की ड्यूटी है कैदियों को भोजन और पानी समय पर उपलब्ध कराना। यदि वह जेलर अपने इस लीगल ड्यूटी का क्या करता है, लोप करता है, तो वह क्या करता है? क्राइम करता है। तो क्राइम क्या है, अपराध क्या है, अपराध की डिफिनीशन क्या है? भारतीय दंड संहिता में क्या प्रावधानित है? भारतीय दंड संहिता की कुल 511 धाराओं में कितनी धाराएं? भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं। कुल 511 धाराओं में अपराध हो, अपराधों की
परिभाषाएं एवं उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए चोरी क्या है? चोरी एक अपराध है। चोरी, ठीक है। तो चोरी की परिभाषा धारा 378 में दिया गया है। ओके, और इसके लिए दंड किस धारा में दिया गया है? 379 में दिया गया है। चोरी की परिभाषा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चोरी की परिभाषा धारा 378 में दी गई है। चोरी करने को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रतिषिद्ध किया गया है, इसका प्रोहिबिशन किया गया है। क्या प्रोहिबिशन किया गया है? कि किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के चल संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से उसके सहमति के बिना नहीं उठाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी अर्थात चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी अर्थात चल संपत्ति किसको कहते हैं? चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो एक होती है चल संपत्ति और एक होती है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी। तो चोरी की विषय वस्तु चल संपत्ति होती है, अचल संपत्ति नहीं होती है। अचल संपत्ति किसको कहते हैं? जिसको कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले नहीं जा सकते। अचल है, एक जगह स्थिर है। मकान, दुकान, जमीन, ये सब क्या है? अचल संपत्ति है। मकान से जकड़ी हुई चीजें, मकान से जकड़ी हुई, बंधी हुई, जैसे दरवाजा हो गया, मकान का खिड़की हो गया, मकान में जब तक पंखा लटका हुआ है, ये सब क्या है? अचल संपत्ति है। तो चोरी की विषय वस्तु मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, चल संपत्ति होती है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में चोरी की परिभाषा दी गई है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की चल संपत्ति को, मूवेबल प्रॉपर्टी को, उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा देता है, तो वह व्यक्ति चोरी करता है। अर्थात भारतीय दंड संहिता में चोरी करने के कार्य को प्रतिषिद्ध किया गया है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान कहाँ किया गया है? धारा 379 में। कितने दंड का प्रावधान किया गया है? 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अपराध क्या होता है। अब हमें अपराध के बारे में पढ़ना है, और यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध के लिए दंड के बारे में पढ़ना है। तो अपराध की परिभाषा, प्रत्येक अपराध की परिभाषा, हमने उदाहरण देने के लिए चोरी की परिभाषा बताई कि चोरी की परिभाषा धारा 378 में दिया गया है, उसके लिए दंड 379 में दिया गया है। हत्या की परिभाषा धारा 300 में दी गई है। हत्या की परिभाषा, हत्या की परिभाषा आईपीसी, इट मीन्स की भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में दिया गया है। और दंड कितना दिया गया है? किस धारा में? धारा 302 में इसके लिए दंड दिया गया है। कितना दंड दिया गया है? फांसी या
आजीवन कारावास या जुर्माना, या नहीं और जुर्माना। ओके, तो हमें मूल विधि के अंतर्गत, बेसिक लॉ के अंतर्गत सबसे पहले भारतीय दंड संहिता 1860 पढ़ना है। और भारतीय दंड संहिता में प्रत्येक अपराध की परिभाषा और उस अपराध के लिए दंड का प्रावधान कुल 511 धाराओं के अंतर्गत किया गया है। हमें क्या पढ़ना है? अपराध पढ़ना है। तो अपराध क्या होता है? अपराध की परिभाषा क्या होती है? प्रत्येक वह कार्य जो विधि विरुद्ध होता है, प्रत्येक वह कार्य जो समाज विरोधी होता है, अनैतिक होता है, विधि विरुद्ध होता है, जिस ऐसे कार्य लोग जिसको भारतीय दंड संहिता में करने का प्रतिषिद्ध किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जिन कार्यों और लोपों को, जिन कार्यों को करने का प्रतिषिद्ध किया गया है, जिनको विधि विरुद्ध घोषित किया गया है, वह क्या है? अपराध है। और इन्हीं विभिन्न अपराधों और उनके दंडों के लिए हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत पढ़ेंगे। और कुल 511 धाराओं में हमें सभी धाराओं को नहीं पढ़ना है। हमें कौन सी धाराओं को पढ़ना है? बेसिक लॉ, जो समाज में प्रचलित अपराध हैं, बेसिक अपराधों से संबंधित परिभाषाएं हैं और दंडों का प्रावधान है, उनके बारे में अध्ययन करना है। ओके, तो हम कुछ बेसिक चीजों पे, मूल विधि के इंट्रोडक्शन ऑफ मूल विधि, कुछ बेसिक चीजों के बारे में, कुछ इंट्रोडक्टरी चीजों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपराध की परिभाषा। अपराध क्या है? जब कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध कार्य करता है तो वह अपराध कारित करने का दोषी होता है। और विधि विरुद्ध क्या होता है? विधि विरुद्ध मतलब अनैतिक कार्य। अनैतिक कार्य जो नैतिकता के क्या हो? विरुद्ध हो। अनैतिक कार्य, समाज विरोधी कार्य, समाज विरोधी कार्य, या भारतीय दंड संहिता में जिन कार्यों को करने का प्रतिषेध किया गया है, जिन कार्यों को करने पर रोक लगाया गया है, वे कार्य क्या है? अपराध हैं। तो छोटी सी परिभाषा क्या है अपराध की? कि जब कोई एक व्यक्ति विधि विरुद्ध कार्य करता है तो वह अपराध कारित करने का दोषी होता है। और विधि विरुद्ध कार्य किसको कहते हैं? विधि विरुद्ध कार्य अनैतिक कार्यों को करते हैं। अनैतिक कार्य, किसी का बलात्कार करना नैतिक कार्य है या अनैतिक कार्य है? अनैतिक कार्य है। चोरी करना, लूट करना, डकैती करना, अत्याचार करना, उपहत्या कारित करना, घोर उपहत्या कारित करना, ये सब क्या है? ये सब अनैतिक कार्य है, नैतिकता के विरुद्ध है। किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाना, किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, क्या है? नैतिक है कि अनैतिक? अनैतिक कार्य है, समाज विरोधी कार्य है। तो अपराध का क्या है? अपराध की परिभाषा क्या है? जब कोई एक व्यक्ति विधि विरुद्ध कार्य करता है तो वह अपराध करने का दोषी होता है। और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जिन भी कार्यों को प्रतिषिद्ध किया गया है, जिन भी कार्यों को करने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है, वह क्या होते हैं? वह अपराध होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी परिभाषा है कि क्राइम क्या है।
ये सब इंट्रोडक्टरी चीजें हैं। आगे के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए इन सब चीजों को जानना आपके लिए क्या है, आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे अपराध के आवश्यक तत्व, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अपराध के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। अपराध, बताइए, जब किसी व्यक्ति को अपराध कारित करना होगा, अपराध कौन करेगा? कोई सजीव व्यक्ति करेगा कि निर्जीव व्यक्ति करेगा? कोई व्यक्ति ही करेगा ना, कोई सजीव व्यक्ति, कोई मानव प्राणी करेगा क्राइम। चोरी, डकैती, हत्या, लूट कौन कारित करता है? कोई व्यक्ति कारित करता है, सजीव व्यक्ति कारित करता है। कोई जानवर तो कारित करता नहीं है, कोई निर्जीव व्यक्ति तो कारित करता नहीं है। ओके, यदि किसी व्यक्ति का कोई पाला हुआ पालतू जानवर भी कोई क्राइम करता तो उसके लिए वही व्यक्ति दोषी होगा जो वह जानवर को पाला हुआ है। यदि किसी व्यक्ति का पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसके लिए सजा उस कुत्ते को नहीं होगी, किसको होगी? उस व्यक्ति की होगी जो उस कुत्ते को पालतू बनाया हुआ है। तो अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। अपराध का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व, पहला बेसिक एलिमेंट होता है व्यक्ति। अपराध करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ओके, अपराध करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हमें अपराध करना है, तो हमें अपराध करना है तो हम अपने मन में ये इच्छा ले आएंगे या आशय ले आएंगे कि हम किसी व्यक्ति की क्या करें, हत्या कारित करें, हत्या रूपी अपराध करें। तो हम अपने मन में क्या ले आएंगे? हत्या कारित करना, अपने मन में ऐसा आशय ले आना कि हम किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कारित करें। ये क्या है, अच्छा आशय है कि बुरा आशय है? बुरा आशय है ना। तो जब कोई एक व्यक्ति अपने मन में बुरा आशय, बुरे आशय को लीगल वर्ड्स में दुराशय कहते हैं। क्या कहते हैं? दुराशय। ओके, दुराशय का संधि विच्छेद करेंगे तो दुर धन आशय। दुर का मतलब क्या होता है? बुरा आशय। ओके, दुराशय को इंग्लिश में कहते हैं मेंस रिया। क्या कहते हैं? मेंस रिया। तो यदि कोई व्यक्ति अपने मन में दुराशय धारण करता है, बुरा आशय धारण करता है, कॉमन सी बात है, अपराध कारित करने के लिए मन में बुरा आशय ले आना पर बुरा आशय धारण करना पड़ेगा। यदि हम अपने मन में गुड फेथ में, अच्छे आशय में कोई कार्य करेंगे तो अपराध होगा ही नहीं। जब भी अपने मन में किसी अपराध को कारित करने का बुरा आशय ले आएंगे तो ही अपराध कारित हो सकता है। तो अपराध का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व क्या होता है? दुराशय। तो जब कोई एक व्यक्ति अपने मन में दुराशय, बुरा आशय धारण करके उस दुराशय के अग्रसरण में कोई कार्य या लोप, कोई कार्य या लोप कारित करता है। कार्य मतलब क्या? एक्ट। ओके, लोप, लोप का मतलब कि जो हमारी लीगल ड्यूटी है उसको हम, हमारे करने का लीगल ड्यूटी है लेकिन उसको करने का हम लोप करते हैं, उसको नहीं करते हैं, लैप्स करते हैं उसको करने में। तो अपराध कार्य करके भी होता है और उसका लोप कारित करके भी होता है। जैसे हमने उदाहरण देने के लिए बताया कि अगर हमारा बच्चा है, नवजात शिशु है, तो हमारी लीगल ड्यूटी क्या है? उसको हम दूध पिलाएं, उसके दूध की, उसके भोजन की व्यवस्था करें। और यदि हम इस लीगल ड्यूटी का पालन नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? जो कार्य हमें करना चाहिए उसका लोप करते हैं। हमें उसे दूध पिलाना चाहिए, लेकिन हमें उसे भोजन देना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? उसका लोप करते हैं। तो यदि हम उसका लोप करते हैं और अपने मन में इस बुरे आशय को धारण करके करते हैं कि हम इसको दूध ना दें, ये बच्ची है,
ये मर जाएगी तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम कार्य करके भी और कार्य करके, अर्थात किसी की हत्या कारित करनी है तो हम क्या कार्य करेंगे, उसके सर पे डंडे से मारेंगे या पिस्टल से गोली चलाएंगे उसके ऊपर, कार्य करके और लोभ करके भी। जिस व्यक्ति को भोजन देना उसको हम भोजन देने का लोभ करके भी अपराध कारित कर सकते हैं। तो जब कोई एक व्यक्ति अपने मन में दुराशय धारण करके उस दुराशय के अनुसरण में कार्य या लोभ करके उस व्यक्ति को क्षति कारित करता है। कार्य या लोभ को इंग्लिश में कहते हैं एक्ट आर ओमिशन। क्षति मतलब क्या, इंजरी। ओके, क्षति मतलब क्या, इंजरी। तो अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं? पहला, व्यक्ति। अपराध करने के लिए कॉमन सी बात है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। कोई व्यक्ति ही अपराध कर सकता है, कोई वस्तु कोई सामान अपराध क्राइम नहीं कर सकता है। जब कोई एक व्यक्ति, दूसरा आवश्यक तत्व क्या है, दुराशय, मेंस्ट्रिया। जब कोई एक व्यक्ति दुराशय धारण करके अर्थात अपने मन में कोई बुरा आशय ले आके, कोई अपराध कारित करने का आशय ले आके, उस दुराशय के अग्रसरण में, हमने दुराशय धारण कर लिया कि हमें डकैती करनी है, तो डकैती करने के अग्रसरण में हम क्या करेंगे, कोई कार्य या लोभ करेंगे। तो कोई कार्य करते हैं अर्थात डकैती कारित करने के लिए हम किसी के घर में जाएंगे, ताला तोड़ेंगे, उन व्यक्तियों को धमकाएंगे जो व्यक्ति उस घर में रह रहे हैं, फिर उनसे ज़बरदस्ती उनका सामान लेंगे, लूट कारित करेंगे, उनके जेवर जेवरात, घर के वस्तुओं को। तो कार्य या लोभ करके हम क्या करते हैं, क्षति करते हैं। जिस व्यक्ति के घर में हम डकैती डालते हैं उस व्यक्ति को हम आर्थिक क्षति करते हैं। और डकैती करने में यदि हमें वह रोकता है, उसको हम चोट चपेट पहुंचाते हैं, मार देते हैं, गोली चला देते हैं, तो हम उसकी शारीरिक क्षति भी करते हैं। तो जब कोई एक व्यक्ति अपने मन में दुराशय धारण करके उस दुराशय के अग्रसरण में कार्य या लोभ करके उस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को क्षति कारित करता है, तो वह क्या करता है, अपराध कारित करता है। तो वी हैव 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्या क्या होता है क्राइम के 4 बेसिक एलिमेंट्स? पहला होता है व्यक्ति, दूसरा होता है दुराशय, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ओके, दुराशय, बुरा आशय। जब तक वह व्यक्ति अपने मन में बुरा आशय नहीं ले आएगा तब तक वह अपराध कारित नहीं कर सकता है। गुड फेथ में सद्भावनापूर्ण तरीके से किसी की भलाई के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो वह अपराध नहीं हो सकता है। तो अपराध का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व क्या होता है? दुराशय, बुरा आशय। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, अब निम्नलिखित में से अपराध का सबसे महत्वपूर्ण आशय क्या है? अब 4 ऑप्शनल दे देगा, उस 4 ऑप्शनल में आप किस ऑप्शनल के ऊपर निशान लगाएंगे? दुराशय के ऊपर। तो वी हैव 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, व्यक्ति, दुराशय, कार्य या लोभ और क्षति। तो इन चारों एलिमेंट से भी एक अपराध की परिभाषा गठित होती है। क्या गठित होता है अपराध की परिभाषा? जब कोई एक व्यक्ति अपने मन में धारण किए गए दुराशय के अनुसरण में कोई कार्य या लोभ करके उस कार्य या लोभ से किसी व्यक्ति को क्षति कारित करता है। यह क्षति किसी भी प्रकार की हो सकती है। यह क्षति चाहे शारीरिक क्षति हो, मानसिक क्षति हो, आर्थिक, सांपत्तिक, क्षति हो, किसी भी प्रकार की क्षति हो सकती है। शारीरिक क्षति मतलब किसी व्यक्ति के शरीर को नुकसान, आप किसी व्यक्ति को मार दिए, उसका हाथ पैर टूट गया तो शारीरिक क्षति होगी। मानसिक क्षति, आप किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाते हैं, आप किसी व्यक्ति के बारे में क्या करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध बातें फैलाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, उसके खिलाफ आप समाज में प्रचारित कर रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब
ऐसे डॉक्टर साहब हैं कि 10 ऑपरेशन करते हैं तो 9 लोगों की जान चली जाती है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, उनको मानसिक क्षति कारित करते हैं, आर्थिक क्षति, उसकी संपत्ति को नुकसान हो गया, ये सब क्या है, क्षति, इंजरी का रूप है। तो हम लोगों ने क्या चर्चा किया, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। वी हैव 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, ये सब मूल विधि के लिए इंट्रोडक्टरी चीज़ है जिसको जानना आपके लिए नितांत आवश्यक है। इसको जाने बिना आप आगे के चैप्टर्स को क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अपराध के चरण, स्टेप्स ऑफ क्राइम। स्टेप्स ऑफ क्राइम, अपराध के चरण। क्या क्या स्टेप्स होते हैं जब किसी व्यक्ति को अपराध कारित करना होगा, तो किन किन स्टेप्स से गुजरेगा। जिस व्यक्ति को कोई भी अपराध कारित करना हो, चाहे चोरी हो, चाहे हत्या हो, चाहे डकैती हो, चाहे लूट हो, चाहे उपहत्ति हो, इट मीन्स हर्ट हो, ग्रीवियस हर्ट हो, मानहानि हो, तो कोई भी अपराध जब किसी व्यक्ति को कारित करना हो तो वह किस किस चरण से, किस किस स्टेप से गुजरता है, तो वह उस अपराध की पूर्णता को प्राप्त करता है, अर्थात वह उस अपराध को कारित कर पाता है। अब इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से भी आपके एसआई के एग्ज़ाम में मूल विधि में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि अपराध का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व क्या होता है। अपराध का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व क्या होता है, दुराशय। जब किसी व्यक्ति को कोई क्राइम करना होगा तो वह क्या करेगा, अपने मन में दुराशय धारण करेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या स्टेप होगा, हमें क्राइम करना है, हमें लूट कारित करनी है, तो हम अपने मन में यह बुरा आशय ले आएंगे, दुराशय ले आएंगे कि हमें क्या करना है, लूट कारित करना है। तो बुरा आशय ले आएंगे अर्थात दुराशय धारण करेंगे। तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है, दुराशय। ओके, जब हम अपने मन में दुराशय लेते आए, बुरा आशय लेते आए, मेंसरिया लेते आए, दुराशय को इंग्लिश में मेंसरिया कहते हैं, मेंसरिया लेते आए कि हमें लूट कारित करना है या किसी व्यक्ति का बलात्कार करना है, डकैती करनी है, गृह अत्याचार करना है। गृह अत्याचार किसको कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के घर में, गृह में बिना उसके परमिशन के यदि हम प्रवेश कर जाते हैं तो उसे गृह अत्याचार कहते हैं। होम ट्रेसपास, ये भी क्राइम है। ओके, तो सब अपराध कारित करने के लिए पहला चरण क्या होगा, हम अपने मन में दुराशय धारण करेंगे। उसके बाद जब हम दुराशय धारण करेंगे अर्थात अपने मन में यह आशय ले आएंगे कि हमें किसी व्यक्ति की क्या करनी है, हत्या कारित करनी है, हमें किसी व्यक्ति की हत्या कारित करनी है, ये आशय हम अपने मन में ले आए, तो इस आशय को, बुरे आशय को ले आने से ही तो वह अपराध कारित होगा नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस अपराध को कारित करने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। यदि हमने अपने मन में आशय ले आए कि हमें रमेश की हत्या करनी है, रमेश हमारे मित्र हैं, रमेश की हत्या कारित करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो अपराध का दूसरा चरण क्या है, तैयारी, प्रिपरेशन। ओके, दूसरा चरण क्या हो गया, दूसरा स्टेप क्या हो गया, तैयारी। हमें रमेश की हत्या कारित करनी है तो हम वेपन जुटाएंगे कि किस अस्त्र शस्त्र और हथियार से हम
रमेश की हत्या कारित करेंगे। हम यहाँ तैयारी करेंगे कि रमेश कितने टाइम ड्यूटी जाता है और कितने समय पर, किस समय पर वह ड्यूटी से वापस आता है, किस रास्ते से आता है, जिस रास्ते से आता है क्या वो उस रास्ते में ट्रैफिक पुलिस या सिविल पुलिस उस समय ड्यूटी पे रहती है या नहीं रहती है। हम ये चेक करेंगे कि किस टाइम पुलिस नहीं रहती है या किस टाइम वहाँ की पुलिस सोती है। अगर हम उसका मर्डर करेंगे तो किस चीज़ से करेंगे, पिस्टल से करेंगे तो हम पिस्टल जुटाएंगे। मान लो पिस्टल से नहीं करनी है, तलवार से करनी है, किसी भी अस्त्र शस्त्र से करनी है तो उस अस्त्र शस्त्र को जुटाएंगे। ओके, उसके बाद हम इसकी तैयारी करेंगे कि जब हम उस व्यक्ति का, रमेश का मर्डर कर दें तो वहाँ से हम कैसे भागेंगे। एक व्यक्ति को हम वहाँ नियुक्त कर रखेंगे कि आप वहाँ बाइक से खड़े रहिएगा, जो ही हम गोली चलाएंगे आपके बाइक से बैठ के चले जाएंगे। साक्ष्यों को मिटाने की हम व्यवस्था करेंगे। एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को वहाँ लगा रखेंगे कि यदि हम गोली चलाएंगे या अस्त्र शस्त्र से हमला करेंगे तो जो वहाँ पे खून का निशान या अन्य गुत्था वहाँ ज़मीन पे पड़ा हुआ है उसको आप मिटा दीजिएगा। तो इतनी सारी तैयारियों को करने के बाद एक व्यक्ति को हम लगा रखेंगे कि देखते रहना कहीं पुलिस वाले तो नहीं आ रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, दुराशय धारण करके फिर उस अपराध को करने की तैयारी करेंगे, अस्त्र शस्त्र जुटाएंगे, साक्ष्यों को मिटाने की तैयारी करेंगे, कैसे हम वहाँ से भागेंगे इसकी तैयारी करेंगे। तो दूसरा बेसिक स्टेप क्या हो गया, तैयारी। जब हम तैयारी पूरी कर लेंगे, हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारी तैयारी पूरी हो गई, तैयारी पूरी हो गई, इनको क्राइम करना है, यहाँ तैयारी पूरी हो गई। जो ही तैयारी पूरी होगी हम उस काम को, उस कार्य या लोभ को करने की ओर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे करने के लिए। जो ही आगे बढ़ेंगे वहाँ से हमारा प्रयत्न स्टार्ट हो जाएगा। तो अपराध का तीसरा बेसिक स्टेप क्या है, प्रयत्न, अटेम्प्ट। ओके, प्रयत्न। और हम प्रयत्न करेंगे, हमारी तैयारी पूरी हो गई, हम अस्त्र शस्त्र जुटा लिए, हम पिस्टल ले लिए, पिस्टल लेके हम जो ही क्या करेंगे, उसको मारने के लिए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, पिस्टल तानेंगे, पिस्टल तान के यदि हम गोली चलाते हैं इस व्यक्ति को, गोली चलाते हैं, यदि इस व्यक्ति को गोली क्या होती है, गोली लगती नहीं है, साइड से निकल के गोली चली जाती है, ये भी हो सकता है। तो साइड से निकल के गोली चली जाए तो वह प्रयत्न पूरा नहीं हुआ, इट मीन्स कि पूर्णता को प्राप्त नहीं किया, वह प्रयत्न पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ, वह अपराध पूर्ण नहीं हुआ। ठीक है, जैसे हम हत्या कारित करने के लिए गोली चला रहे हैं, गोली इस व्यक्ति को लगा नहीं, साइड से निकल के चला गया, तो हम हत्या के प्रयत्न के लिए दंडित होंगे। किसके लिए, हत्या के प्रयत्न के लिए दंडित होंगे। तो भारतीय दंड संहिता में हत्या के लिए धारा 302 के अंतर्गत दंडित किया जाता है। हत्या के प्रयत्न के लिए किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है, धारा 307 के अंतर्गत। और यदि हम गोली चलाते हैं, गोली लग गई तो क्या हो जाएगा, वह अपराध पूर्ण हो जाएगा, अर्थात हत्या कारित हो जाएगी, अर्थात अपराध की पूर्णता। तो चौथा आवश्यक तत्व क्राइम का क्या होता है, अपराध की पूर्णता, फुलफिलमेंट ऑफ क्राइम। ओके, तो किसी भी अपराध करने के 4 स्टेप होते हैं। वी हैव 4 स्टेप्स ऑफ क्राइम। पहला स्टेप क्या होगा, हमें कोई क्राइम करना होगा तो अपने मन में हम दुराशय धारण करेंगे। हत्या कारित करनी तो हत्या कारित करने का बुरा आशय अपने मन में धारण करेंगे। तो सिर्फ बुरा आशय धारण करने से ही तो वो अपराध कारित होगा नहीं, उसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। तो दूसरा बेसिक स्टेप्स क्या है, तैयारी। ठीक है, हमने तैयारी पूरी कर ली, तैयारी करके हम गोली चलाए,
और यदि वह गोली नहीं लगी, हमने प्रयत्न किया लेकिन वह प्रयत्न सफल नहीं हुआ, तो प्रयत्न, और यदि वह प्रयत्न पूरा हो गया तो अपराध की पूर्णता। तो ये 4 स्टेप हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपराध का प्रथम चरण क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है। अपराध का प्रथम चरण दुराशय है। द्वितीय चरण क्या है, तैयारी है। तृतीय चरण क्या है, द्वितीय चरण तैयारी है। तृतीय चरण क्या है, प्रयत्न है। और चतुर्थ चरण क्या है, अपराध की पूर्णता। तो यहाँ एसआई की मूल विधि के एग्जाम में बेसिक क्लास है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अपराध का तृतीय चरण क्या है, निम्नलिखित में से अपराध का तृतीय चरण क्या है। तो अब किस ऑप्शन पे निशान लगाएंगे, प्रयत्न पे। अपराध का द्वितीय चरण क्या है, किस ऑप्शनल पे निशान लगाएंगे, तैयारी पे। अपराध का प्रथम चरण क्या है, दुराशय। और चतुर्थ चरण और अंतिम चरण क्या, अपराध की पूर्णता। तो वी हैव 4 स्टेप्स ऑफ क्राइम। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय दंड संहिता में हत्या के लिए हम गोली चलाए, गोली लग गई तो हत्या की पूर्णता हो गई, वह क्राइम हो गया। लेकिन हो सकता है कि वह गोली ना लगे तो प्रयत्न के लिए भी दंड है भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत। तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों के प्रयत्न के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया होता है। तो प्रयत्न भी दंडनीय होता है। किस प्रकार दंडनीय होता है, जैसे हत्या के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है 307 के अंतर्गत। भारतीय दंड संहिता के लिए में कुछ अपराधों की मात्र तैयारी भी दंडनीय होती है। सभी अपराधों की तैयारी तो दंडनीय नहीं होती है, लेकिन भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुछ अपराधों की तैयारी भी दंडनीय होती है। जैसे डकैती करने की तैयारी, डकैती करने की तैयारी, धारा 399 के अंतर्गत डकैती करने की तैयारी को भी दंडनीय बनाया गया है। डकैती को भारतीय दंड संहिता के 391 धारा 91 में डकैती को परिभाषित किया गया है। ओके, और डकैती करने की तैयारी को धारा 399 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। यदि हमें किसी के घर में डकैती करनी है, डकैती किसको कहते हैं, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी के घर, दुकान में, किसी भी संस्था में जाकर क्या करते हैं, लूट कारित करते हैं। लूट कारित करने को ही डकैती करते हैं। लेकिन वही लूट जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिल के लूट कारित करते हैं तो उसे डकैती कहते हैं। तो हमें यदि कहीं डकैती कारित करना है तो हम अस्त्र शस्त्र जुटाएंगे, 5 लोगों को इकट्ठा करेंगे। जब तक तो ये तैयारी हुई तो हम डकैती करने की मात्र अभी तैयारी भी करते हैं, डकैती डालते नहीं है, मात्र तैयारी भी करते हैं। तो इसको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 399 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया। इसी तरीके से देश के विरुद्ध कोई भी तैयारी, देश के विरुद्ध कोई क्राइम करने के लिए, राजद्रोह करने की हम तैयारी करते हैं, देश के विरुद्ध अपराध करने के लिए, युद्ध करने की हम तैयारी करते हैं। मित्रतापूर्ण जो हमारे देश हैं, जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, उनके विरुद्ध हम युद्ध करने की तैयारी करते हैं। नकली सिक्का बनाने की हम तैयारी करते हैं, मात्र अभी तैयारी भी करते हैं। नकली सिक्का बनाने के लिए हम उपकरण जुटाते हैं, डाई जुटाते हैं, तो भी वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय होता है। तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुछ अपराधों की तैयारी भी दंडनीय होती है। सारे अपराधों की तैयारी दंडनीय नहीं होती है, लेकिन कुछ अपराधों की तैयारी दंडनीय होती है। कुछ अपराधों का, लगभग सभी अपराधों का प्रयत्न दंडनीय होता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जहाँ भी किसी भी अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, लगभग वहीं पर आसपास की धाराओं में या उसी धारा में उस अपराध के प्रयत्न के लिए भी दंड का प्रावधान लगभग दे दिया गया है। लेकिन भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुछ धाराओं, कुछ अपराधों के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसके लिए जिन जिन अपराधों के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, उन अपराधों के लिए एक सेक्शन का समावेश कर दिया गया भारतीय दंड संहिता में। धारा 511, धारा 511 क्या कहता है, आजीवन कारावास
या कारावास से दंडनीय अपराधों के प्रयत्न के लिए दंड। एक धारा बना दी गई है 511 जो यह कहती है कि कारावास या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों के करने के लिए प्रयत्न। यदि कोई भी क्राइम दिया गया है, किसी भी अपराध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दी गई है और जहां वह उस अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, वहां अगर उसके प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान है और उसके लिए दंड आजीवन कारावास या कारावास का है, तो यदि उस अपराध को करने का कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है, अर्थात उस अपराध को करने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब नहीं होता है और उस अपराध के पूर्णता पे दंड का प्रावधान क्या है, आजीवन कारावास या कारावास, तो उसके लिए उस अपराध को करने के प्रयत्न के लिए धारा 511 में प्रावधानित किया गया कि उसके लिए कितना दंड दिया जाएगा, उसको जितना कि उस अपराध के लिए कारावास का प्रावधान है उसके आधे तक का दंड दिया जाएगा। कितना? उसके आधे तक का दंड दिया जाएगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक के दंड का प्रावधान है, चोरी के लिए अधिकतम 3 वर्ष। ओके, तो यदि वह चोरी कर देता है, किसी व्यक्ति की संपत्ति को, चल संपत्ति को चुरा लेता है, तो वह 3 वर्ष। और यदि वह चोरी का प्रयत्न करता है, चोरी का प्रयत्न कैसे करेगा? यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर में गया, उसका बक्सा उठाया, खोला, लेकिन उस बक्से में कुछ पाया ही नहीं गया, वो बक्सा खाली था, तो वह व्यक्ति क्या किया? चोरी का प्रयत्न किया। तो वैसा नहीं है कि वो बक्से में से कुछ पाया नहीं तो वह चोरी के प्रयत्न के लिए दंडित नहीं होगा, वह चोरी के प्रयत्न के लिए दंडित होगा। किस धारा के अंतर्गत होगा? धारा 511 के अंतर्गत। तो धारा 511 कहता है जीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराधों के प्रयत्न के लिए दंड। कितना दंड होगा? उस अपराध के आधे। तो चोरी के लिए दंड है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का आधा कितना हो गया? 1.5 वर्ष तक के दंड से वह दंडित किया जाएगा। और आजीवन कारावास को 20 वर्ष तक का माना जाता है। तो यदि किसी अपराध को करने के लिए दंड का प्रावधान आजीवन कारावास है और उस अपराध को करने का वह प्रयत्न करता है, अर्थात उस अपराध की पूर्णता नहीं होती है, प्रयत्न ही करता है, उसका प्रयत्न सफल नहीं होता है। यदि उसका प्रयत्न सफल हो जाएगा तो अपराध पूर्ण हो जाएगा, लेकिन अपराध पूर्ण नहीं होता है और उस अपराध के लिए आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान है। तो आजीवन कारावास का आधा मतलब आजीवन कारावास को 20 वर्ष का मानते हैं। 20 वर्ष मतलब 20 वर्ष का आधा, अर्थात उस अपराध के प्रयत्न के लिए उसे 10 वर्ष के दंड का प्रावधान किया जाएगा, 10 वर्ष से दंडित किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अपराध की परिभाषा पढ़ी। क्या है अपराध की परिभाषा? जब कोई एक व्यक्ति समाज विरोधी विधि विरुद्ध कार्य करता है तो वह अपराध कारित करता है। विधि विरुद्ध कार्य इट मीन्स कि जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता में प्रावधानित प्रतिषिद्ध कार्य और लोपों को करता है तो वह अपराध कारित करता है। ओके, दूसरी परिभाषा हमने क्या बताया? जब कोई एक व्यक्ति अपने मन में दुराशय, बुरा आशय धारण करके उस दुराशय के अग्रसरण में कोई कार्य या लोप करके किसी अन्य व्यक्ति को क्षति अर्थात इंजरी कारित करता है, चाहे क्षति किसी भी प्रकार की हो, चाहे शारीरिक क्षति हो, मानसिक क्षति हो, आर्थिक क्षति हो, सांपत्तिक क्षति हो, तो वह व्यक्ति क्राइम करता है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या बताया आपको? अपराध के आवश्यक तत्व। अपराध के बेसिक एलिमेंट क्या है? यदि हमें अपराध करना होगा तो किसकी आवश्यकता होगी? पहले एक व्यक्ति की आवश्यकता होगी। दूसरा बेसिक एलिमेंट क्या है? दुराशय। वह व्यक्ति अपने मन में दुराशय धारण करेगा। दुराशय धारण करके उस अपराध को करने का जो आशय लिया है उस आशय को पूरा करने के लिए कोई कार्य करेगा या कोई लोप करेगा, कोई एक्ट करेगा या ओमिशन करेगा। लोप को ओमिशन करते हैं। लोप किसको कहते हैं? जो कार्य करना चाहिए उसको हम नहीं करते हैं, मतलब लोप हो गया। तो हम कार्य करके भी अपराध कारित कर सकते हैं और लोप करके भी अपराध कारित कर सकते हैं। कार्य या लोप करके किसी व्यक्ति को क्षति कारित करता है तो वह व्यक्ति क्या करता है? अपराध कारित
करता है। तो 4 बेसिक एलिमेंट हो गए अपराध के। कौन कौन से? व्यक्ति, दुराशय, कार्यालोप और क्षति। इसके बाद हमने क्या चर्चा किया? इसके बाद हमने चर्चा किया कि अपराध के 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। 4 चरण से जब हम गुजरते हैं तो वह अपराध कारित होता है। कौन कौन से चरण से गुजरते हैं? हम अपनेपन में पहले दुराशय ले आते हैं, हमें क्राइम करना है, हमें किसी व्यक्ति की हत्या कारित करनी है, तो इसका हम दुराशय, बुरा आशय अपने मन में धारण करेंगे, बुरा आशय ले आएंगे। इस बुरा आशय के अग्रसरण में फिर हम क्या करेंगे? हम उस क्राइम को करने की तैयारी करेंगे। हमें किसी व्यक्ति की हत्या कारित करने का हमने अपने मन में दुराशय ले आया, तो फिर उसके लिए हम तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, वेपन्स जुटाएंगे, हथियार जुटाएंगे, अस्त्र शस्त्र जुटाएंगे। उसके बाद अस्त्र शस्त्र जुटाने के बाद हम उस कार्य को करने की ओर अग्रसर होंगे। जो ही हम अग्रसर होंगे, हमने प्रयत्न स्टार्ट कर दिया, हमने कोशिश करनी शुरू कर दी, हमने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। अगर वो अटेम्प्ट और प्रयत्न हमारा पूरा हो गया तो उस अपराध की पूर्णता हो गई। इट मीन्स वी हैव 4 स्टेप्स ऑफ क्राइम। पहला मेंस्ट्रिया, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट और चौथा फुलफिलमेंट ऑफ क्राइम। तो पूछेगा अपराध का प्रथम चरण क्या है आपके एग्जाम में? दुराशय। अपराध का द्वितीय चरण क्या है? प्रिपरेशन। अपराध का तृतीय चरण क्या है? अटेम्प्ट। अपराध का चतुर्थ चरण क्या है? उस अपराध की पूर्णता, फुलफिलमेंट ऑफ क्राइम। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे भारतीय दंड संहिता के और भी अन्य बेसिक चीज़ों के बारे में कि भारतीय दंड संहिता कब बना। ये तो दिख ही रहा है, भारतीय दंड संहिता 1860 में बना। कुल कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं हैं। अन्य भी कुछ फैक्ट्स हैं भारतीय दंड संहिता के लिए, इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं जिस पर अब हम लोग कल चर्चा करेंगे। आप लोग इस कोरोना की महामारी में सावधानी पूर्वक रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइज़र का यूज कीजिए। घर से बाहर जाइए तो घर आके आप तुरंत स्नान कर लीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। बिना स्वस्थ रहे आप अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में कामयाब नहीं रहेंगे। इसलिए कोरोना जैसी महामारी में आप लापरवाही न करिए, इसको हल्के में न लीजिए। जब जान है तो जहान है। जब जीवन रहेगा तभी आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।